साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि। मैं वेद प्रकाश गौतम और आज हम आए हुए हैं लखनऊ के आशियाना चांसलर क्लब में, जो आशियाना रोड पर पड़ता है लखनऊ में। और आज हमारे यहाँ पर समण संघ की संगति है और पिछले 22-23 महीनों से लगातार हम लोगों को समण संघ के माध्यम से जुड़ने और जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सर पिछले 2014 से हमारे समण समाज के लोगों के सभी हक अधिकार लुटते हुए जा रहे हैं और हम चुपचाप देखते जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि लोग समण संघ से जुड़े और अपने हक अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ें। मैं आगे की वीडियो आपको मैं दूंगा, बने रहिए आप। संघं नमामि। छोटी सी, तो उसकी फोटो भेजिए। मेटल की है, थोड़ी सी हैवी है। सभी को अभी जो जैसा कि कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका का प्रस्तावना जो है ना हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम सभी लोगों से करेंगे निवेदन कि आप इस प्रस्तावना को के लिए खड़े हो जाएं तो मच बेटर होगा। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इधर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय संविधान, जय संविधान, जय संघ। छोड़ देते हैं कि वो हमारा भला करेगा और वो व्यक्ति शायद अपना भला करने में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, साथ साथ हम लोगों का भी जीवन बर्बादी के तरफ चला जा रहा है। इसी चीज को रोकने के लिए हम सभी को एक ये खुला प्लेटफॉर्म समण संघ के रूप में
बुद्धिजीवी समण साथियों द्वारा ढूंढकर निकाला गया, इसको पुनः परिकल्पित किया गया। संघ की परिकल्पना, संघ की जो महत्ता थी आप सभी जानते हैं कि बुद्ध के पहले भी संघ था, बुद्ध के समय भी संघ था और बुद्ध के बाद भी। लेकिन ये संघ धीरे धीरे कुछ कपोल कल्पित कहानियों के माध्यम से हमें किस्सा और मनगढ़ंत कहानियों में उलझा दिया गया। संघ हमसे छिन गया और हमको इन कपोल कल्पित कहानियों में उलझा दिया गया, जबकि संघ की ताकत इतनी होती है कि जब हम संघ में थे तो इस देश में हम ही सब कुछ देने वाले थे। तो आप सभी से हम अपने बातों के माध्यम से ये बार बार अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोगों को आज ये सुनहरा मौका मिला है, हम लोग खूब दिल खोल के बात करें कि आखिर जब हम काम कर रहे हैं तो हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजादी के बाद से आज तक गोबर की ढेर पर महल बनाने की परिकल्पना बड़ी धड़ल्ले से भली भांति फलीभूत हो रही है। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी राष्ट्र तब तक समृद्धशाली राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक व्यक्ति के अंदर सच्ची निष्ठा न हो, राष्ट्रीयता की भावना न हो। ये बात ठीक उसी प्रकार से अर्थहीन हो जाती है जिस प्रकार से अगर व्यक्ति के अंदर ढोंग, आडंबर, पाखंड है और वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है तो वो समाज हित में कभी सार्थक सिद्ध नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए बुद्ध ने कहा कि अगर वास्तव में तुम समाज के दुख से चिंतित हो, दुखित हो, द्रवित हो, संवेदित हो तो तुम्हें सबसे पहले अपने आप को सही करना होगा, अपने चित्त को निर्मल करना होगा, तभी तुम समाज के हित में कुछ कर सकते हो। तो हमें ये तय करना पड़ेगा कि आखिर में जो हम करते हैं वो सही है, उसका नतीजा क्या मिल रहा है, वो इसको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई समस्या है, अगर उसका निदान नहीं मिल पा रहा है तो तुम आपस में एक परिवार के लोग बैठो, उसको विचार करो। जैसे कि सन्निपात बाहुल्य के समय जब हुआ करता था तब इस बात की महत्ता थी कि शनिवार को हम लोग आपस में बैठते थे, अपने वर्तमान और भविष्य की चर्चा करते थे, प्लानिंग करते थे कि हम इस देश में हमेशा कैसे शासक के रूप में बने रहेंगे और इस देश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, कोई भी व्यक्ति दुखित न रहे, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार को अनावश्यक परेशानियों में न उलझे। इस बात को सामूहिक तौर पर चर्चा की जाती थी। आज जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्र के विकास की बुलंद इमारत राष्ट्रीयता की भावना की बिसात पर ही खड़ी की जा सकती है। अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं और हमारी कथनी करनी में फर्क है तो हम कभी समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमें यह तय करना पड़ेगा कि हम जो करते हैं उसको करते भी हैं कि नहीं। अगर नहीं करते हैं तो ये अपने अंदर से हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि संप्रति नियति के क्रूर काल चक्र ने तथा कुछ फिरका परस्तियों की कुचक्र ने राष्ट्रीयता की भावना को मसलकर कहर और कयामत के दलदल में ढकेल दिया, जो किसी भी मुल्क के अवतन या राष्ट्र की बर्बादी को मुकम्मल करती है। इसीलिए लेखनी अपनी व्यथा को भीगी पलकों के साथ इस प्रकार बयां करती है, न आंसू अलग है, न आहें अलग हैं, न मंजिल अलग है, न राहें अलग हैं, मगर कुछ सिरफिरों की वतन के लिए न जाने क्यों निगाहें अलग हैं, निगाहें अलग हैं। तो हम लोगों को ये तय करना है, ये देखना है। हमारे पास वक्त नहीं है। मैं बार बार विनती करूंगा आप सभी से कि हम लोग बुद्धिजीवी हैं और अगर सही मायने में हम अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं तो हमें इकट्ठा होने से रोक कौन रहा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जब हम लोग ऊंचे ऊंचे मंचों के माध्यम से इस बात को रखते हैं कि हम सबको इकट्ठा होना है, क्योंकि बिना इकट्ठा हुए हम जीत नहीं पाएंगे, तो हमें अब सवाल आता है कि हमें इकट्ठा होने से रोक कौन रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 6,743 जातियों के दुखों से पीड़ित थे। अब तो हमारे बीच में एक उससे बड़ी मुसीबत आ गई है 29 लाख संगठनों की।
अब आप ये बताइए कि 6,743 टुकड़ों में हम जो बिखरे हुए थे, तब तो हमें इतनी तकलीफें होती थी, अब तो हमारे और ज्यादा टुकड़े कर दिए गए हैं। तो इन टुकड़ों में काम करके हम किस आधार पे जीत सकते हैं, हम किस आधार पे इस देश में अपना पुनः साम्राज्य प्राप्त कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि तुम अतीत में जो कर चुके हो उसको भूल जाओ। अगर अब से भी तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आ गई तो अपने अतीत को भूल करके फिर से एक नई शुरुआत कर दो। इसीलिए कहा जाता है कि nobody can go back to start beginning। कोई भी व्यक्ति अपने अतीत में शुरुआत करने के लिए नहीं जा सकता। Nobody can go back to start beginning, but anybody can start today and can make new ending। हम एक नई शुरुआत करके नई सुबह प्राप्त कर सकते हैं। इसी उद्देश्य से ये हमारा समर संघ दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करके पूरे भारत में, यहाँ तक कि फॉरेन कंट्री में भी लगभग 7 से 8 कंट्री जुड़ चुकी हैं। तो हम पुनः आपसे निवेदन करते हैं कि समय कम है, काम ज्यादा है, और हमारे साथी और भी लोग बोलेंगे। मैं अपनी बात को इसी बात के साथ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। साधुवाद। साधु साधु साधु।